नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल राजपूत एमआरसी क्लासेस कर रहा की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लिए आधुनिक भारत का भाग नंबर 5 लेके आए हैं, जिसमें मैं गांधी युग का भाग नंबर 5 आपको डिस्कस कराऊंगा। इसके 4 पार्टों की वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, तो जिन लोगों ने नहीं देखी है वो जाकर 4 पार्टों को देखें ताकि आपको ये सारी चीजें क्रम बाई क्रम आसानी से समझ में आ जाए। तो भाग नंबर जो 5वां होगा वो 1930 से आगे का होगा, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो 1869 के गांधी जी के जन्म से लेकर पूरा गांधी युग पढ़ेंगे। गांधी जी ने देश में क्या क्या क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित की, कौन कौन से आंदोलन चलाए, कौन कौन से सत्याग्रह किए। तो ये हमारा आधुनिक भारत का भाग नंबर कौन सा होगा? 5 होगा। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो जिन लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वहां जाकर उन चीजों को देखें। बहुत ही मजेदार वीडियो हमने बनाई है। आसानी से आपको कहानी के रूप में वीडियो को हम बनाते ताकि बच्चों को आसानी से वो चीजें क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, तो देखिए हम आगे स्टार्ट करते हैं अपने आधुनिक भारत का भाग नंबर 5। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि 1928 में एक क्रांतिकारी संगठन बनाया गया था जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसी संगठन के क्रांतिकारियों ने क्या किया था कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन का विरोध करते समय। तो उनकी जो मृत्यु के लिए उत्तरदायी जो व्यक्ति था सैंडर्स, उसकी हत्या कर दी गई थी भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। और हमने ये भी देखा पिछली वीडियो में कि किस तरह लाहौर षड्यंत्र केस में क्या हुआ था, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। और उससे पहले उन्होंने असेंबली में बम फेंका था, वहां पर उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी लगाया था। और उसके बाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड बार में चंद्रशेखर आजाद खुद को गोली मारकर शहीद हो गए थे। ये सारी चीजें हमने कहां पर देखी? हमने अपनी पिछली वीडियो में इनको देखा। आगे का जो हमारा वीडियो होगा इससे आगे का होगा। तो जैसे क्या होता है कि 1930 में कांग्रेस में सहमति बनती है कि महात्मा गांधी को हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बागडोर उनके हाथ में सौंप दी जाती है। तो फरवरी 1930 में क्या होता है, गांधी जी गुजरात से सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या करते हैं, शुरू करते हैं और वायसराय के समक्ष अपनी 11 सूत्री मांगों को क्या करते हैं, रखते हैं। ठीक है, तो गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा फरवरी 1930 में की जाती है। और गांधी जी क्या करते हैं, वायसराय के समय अपनी कुछ मांगों को रखते हैं, वायसराय मांगों से मानने के लिए क्या करते हैं, मना करते हैं। उसी समय क्या होता है कि अंग्रेजों के द्वारा क्या होता है, गुजरात के दांडी नामक स्थान पे क्या होता है कि नमक पर टैक्स बढ़ा दिया जाता है और भारतीयों से नमक बनाने का अधिकार क्या हुआ जाता है, छीन लिया जाता है। तो गांधी जी को इस बात का पता चलता है कि किस तरीके से भारतीय लोगों को नमक की समस्या का सामना करना पड़ा है, क्योंकि नमक एक प्राथमिक आवश्यकता होती है, उस पर भी अंग्रेज टैक्स बढ़ा देते हैं। तो गांधी जी क्या करते हैं कि गांधी जी 12 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को गांधी जी क्या करते हैं, गुजरात के साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ इस नमक कानून का क्या करते हैं, विरोध करने लगते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये व्यक्तियों की प्राथमिक आवश्यकता है। अगर अंग्रेज सरकार इस छोटी छोटी चीजों पर टैक्स बढ़ाएगी तो जो आम आदमी होते हैं उनको इन समस्याओं का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। तो वो गांधी जी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और इस चीज का वो विरोध करने लग जाते हैं। उसी विरोध में गांधी जी क्या करते हैं, एक सत्याग्रह भी करते हैं। तो गांधी जी क्या करते हैं कि 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद में एक आश्रम है जिसका नाम है साबरमती आश्रम। तो गांधी जी 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ एक यात्रा शुरू करते हैं। एक पैदल यात्रा होती है, उस यात्रा को हम दांडी मार्च के नाम से जानते हैं, उसी को नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। तो 12 मार्च को गांधी जी स्टार्ट करते हैं उस यात्रा को, और गांधी जी पैदल जाते हैं। वो दूरी होती है गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी के बीच की 345 किलोमीटर की वो दूरी होती है, जिसको गांधी जी पैदल यात्रा के रूप में तय करते हैं। और फिर गांधी जी क्या करते हैं कि 12 मार्च से 6 अप्रैल तक पैदल यात्रा करते हो। गांधी जी 78 अनुयायियों के साथ जाते, कहा जाता है कि हजारों लोग गांधी जी के इस नमक सत्याग्रह से दांडी मार्च से धीरे धीरे आगे जुड़ते गए थे। तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी कहां पहुंचते हैं, गुजरात के दांडी नामक स्थान पर पहुंचते हैं और वहां पर नमक बनाकर क्या करते हैं, अंग्रेजों के नमक कानून का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं। तो इसी जो गांधी जी की यात्रा थी ना, ये दांडी मार्च वाली, इसी को नमक सत्याग्रह दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है, जो 12 मार्च को गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर इस आंदोलन को क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। अब क्या इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद गांधी जी आंदोलन का तो उल्लंघन कर देते हैं। उसके बाद 1930 में कुछ और घटनाक्रम होते हैं जो एक तरीके से देखा जाए कि भारतीयों के लिए सही साबित नहीं हो सकते थे। तो 1930 में क्या होता है कि 1930 में ब्रिटेन में एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। उस सम्मेलन का आयोजन करते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन करते हैं, रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा 1930 में क्या किया जाता है, गोलमेज सम्मेलन का क्या आयोजन किया जाता है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे जो क्रम में इस प्रकार थे कि पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, दूसरा 1931 में हुआ, तीसरा जो था वो 1932 में हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन इसी क्रम में हुए थे। अब तीनों की विशेषता क्या है, प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन था वो 1930 में हुआ। इस गोलमेज सम्मेलन से क्वेश्चन बनता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे।
तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इन्होंने पहले गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया था। ठीक है, तो 1930 का पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में किया गया था। रैमजे मैकडॉनल्ड ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी और ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम जो थे, उनने क्या किया था कि इस सम्मेलन का क्या किया था, उद्घाटन किया था। तो ये गोलमेज प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहलाता है, अंग्रेजों के द्वारा लंदन में आयोजित किया गया था। दूसरा होता है, अब क्या होता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन सफल हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि गांधी जी जो भारत में सविनय आंदोलन चला रहे थे, तो अंग्रेज सोचते हैं कि अगर ये आंदोलन एक तरीके से अच्छे रूप में पहुंच गया तो हमें नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो वो इस आंदोलन को समाप्त कराने के लिए क्या करते हैं कि गांधी और इरविन के बीच में क्या करवा, एक समझौता होता है 1931 में। तो 5 मार्च 1931 को दिल्ली में गांधी जी और लॉर्ड इरविन, जो उस समय अंग्रेजों के वायसराय थे, इनके बीच में एक समझौता होता है जिसको गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे पेपरों में क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी इरविन समझौता किस किस के बीच हुआ था। तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन जो उस समय क्या थे, वायसराय थे, इनके बीच इरविन समझौता हुआ था और 5 मार्च 1931 को समझौता किया गया था। तो गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। ठीक है, अब इस समझौते का जो निष्कर्ष क्या निकलता है कि गांधी इरविन जो समझौता हुआ था, इस समझौते का निष्कर्ष ये निकलता है कि गांधी जी और इरविन, गांधी जी क्या करते हैं कि समझौते के बाद अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं। और दूसरी बात, वहीं पर गांधी जी क्या करते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं कि मैं समझौते को स्थगित करता हूं, मुझे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो घटनाक्रम था 1931 के काय के गांधी इरविन समझौता का, जो दिल्ली में हुआ था। और गांधी पूछा जाता क्वेश्चन है कि गांधी जी ने जो प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको स्थगित कब किया था। तो गांधी जी का जो प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो गांधी इरविन समझौते के बीच में ही क्या कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद गांधी जी क्या हो जाते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को मतलब स्थगित करने के बाद लंदन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। अब क्या होता है कि 1931 में लंदन में क्या होता है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कराया जाता है। ठीक है, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में होता है और भारत की तरफ से 2 व्यक्ति, एक तो भीमराव अंबेडकर ने तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, और या फिर ऐसे पूछे कांग्रेस की तरफ से किस व्यक्ति ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। अब क्या होता है कि 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में होता है और वहां पर क्या होता है कि गांधी जी भारत से एस राजपूताना नामक जहाज से कहां जाते हैं, लंदन पहुंचते हैं और वहां पर बेन किंगसले हॉल में जाकर प्रवास के दौरान वो वहां पर रुकते। कई पेपर पूछे गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन पहुंचे तो उन्हें प्रवास कहां पे किया था, कहां पर वो रुके। तो बेन किंगसले नाम का एक हॉल है, वहां पर गांधी जी प्रवास के दौरान रुकते हैं। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन शुरू होता है 1931 में। तो समस्या में होती है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या होता है कि गांधी जी अंग्रेजों की बात से सहमत नहीं थे और अंग्रेज गांधी जी के बात से सहमत नहीं थे। दोनों के बीच में क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। ये विवाद यहाँ तक पहुंच जाता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सफल नहीं हो सकता क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो गांधी जी कहते भाग लेने के लिए, इनमें और अंग्रेजों के बीच में कोई तालमेल नहीं बना, जिसके कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को क्या कर दिया गया था, असफल घोषित कर दिया गया था। तो गांधी जी 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद असफल होने के बाद वहां से निराश होकर वापस लौटते हैं और लौटने के बाद सबसे पहले जैसे आते हैं तो वायसराय से मिलने के लिए पहुंचते हैं। तो वायसराय इरविन क्या करते, गांधी जी से मिलने के लिए क्या करते, तो मना कर देते कि हम गांधी जी से नहीं मिल सकते। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि जब गांधी जी से नहीं मिले तो गांधी जी क्या करते, 1932 में क्या कर देते, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या करवा देते, शुरू करवा देते। तो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन जो होता है 1932 में होता है और जैसे द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है अंग्रेज समझ जाते हैं कि अब कोई ना कोई बड़ी क्रांतिकारी गतिविधियां होने वाली हैं। तो अंग्रेज क्या करते हैं कि इस संगठन को क्या करते थे, गैर कानून घोषित कर देते हैं और गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान और राजेंद्र प्रसाद को क्या कर लिया जाता है, द्वितीय सविनय आंदोलन के दौरान क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो पूछा जाता है कि गांधी द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया था, जब गांधी जी लंदन से लौट के आए थे प्रथम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के बाद। तो 1932 में वो क्या करते हैं, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं और इस संगठन को क्या करते हैं, अंग्रेज गैर कानूनी घोषित कर देते हैं और गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफ्फार खान जिनको सीमांत गांधी कहते हैं और जवाहरलाल नेहरू को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है 1932 के द्वितीय सविनय आंदोलन के दौरान। अब फिर क्या होता है कि फिर 1932 में एक गोलमेज सम्मेलन और कराया जाता है। तो 1932 में जिस सम्मेलन का आयोजन होता है वो होता है तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन है वो 1932 में लंदन में आयोजित किया जाता है और इसमें भी भाग लेने के लिए कौन जाता है, बी आर अम्बेडकर इसमें भाग लेने के लिए जाते हैं।
तो पूछा जाता है कि भारत की तरफ से तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन से थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में स्वयं के खर्चे से क्या लिया था? भाग लिया था। और बड़े पेपरों में अगर देखा जाए तेज बहादुर सप्रू को भी माना जाता है कि तेज बहादुर सप्रू भी तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग ले गए थे, लेकिन बनने एग्जाम के हिसाब से होता है तो भीमराव अंबेडकर भी काउंट किया जाता है कि भीमराव अंबेडकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया था? भाग लिया था। ठीक है, तो ये तो कहानी थी हमारे 1932 के तीसरे गोलमेज सम्मेलन की। अब आगे क्या होता है कि आगे ये होता है कि 1932 में रेमजे मैकडॉनल्ड क्या करते हैं कि मैकडॉनल्ड पंचायत या कम्युनल अवार्ड का क्या करते हैं? आयोजन करते हैं। तो मैं 1932 की जो सांप्रदायिक पंचायत थी इसका नतीजा ये निकलता है कि इसमें कहा जाता है कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जो अपनाई गई थी 1909 में मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक वोट डालने के अधिकार को दिया गया था, तो उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक जो निर्वाचन पद्धति है ना इसको दलित वर्गों पर भी क्या किया चाहिए? लागू किया जाना चाहिए। ये तो जो कहानी थी 1932 के मैकडॉनल्ड पंचायत की जिसको रेमजे मैकडॉनल्ड के द्वारा आयोजित करवाया गया था, और कहा था कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति है ये दलित वर्गों पर भी लागू हो, दलित वर्गों को भी क्या किया जाना चाहिए? अलग उनके मतलब समुदाय के आधार पर उनको वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये तो कहानी थी आपके 1932 की सांप्रदायिक पंचायत की। फिर क्या होता है कि 1932 में क्या होता है कि महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच क्या होता है? 1932 में एक समझौता होता है जिसको हम पूना समझौता के नाम से जानते हैं। इस पूना समझौता में क्या होता है कि गांधी जी और जो अंबेडकर के बीच जो समझौता होता है यहीं पे डिसीजन लिया जाता है कि दलित वर्गों को केंद्रीय विधानमंडल में अलग से सीटें रिजर्व की जानी चाहिए, अलग से सीटों का क्या किया जाना चाहिए? आरक्षण किया जाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 1909 में आपने मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को आरक्षित किया था, ये जो नतीजा था 1932 का, इसी को हम पूना समझौता, पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जो महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। तो ये जो हमारा वीडियो था वो गांधी युग का भाग नंबर 5 था। इसको आप पूरा देखें और अपना प्रॉपर नोट्स बना के चलें, क्योंकि जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही सारी एनसीईआरटी बेस हैं, कहीं तक आपको इसमें कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस वीडियो को आप पूरा देखें और देखने के बाद प्रॉपर अपने नोट्स बनाएं, और प्रारंभ में ही इस वीडियो के आप जब वीडियो आ रहे हैं उनका आप क्या करें कि उनका स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि आपको लिखने में क्या हो जाए? आसानी हो जाए। तो ये हमारा गांधी युग का वीडियो का 5 भाग मतलब कंप्लीट था। अगला वीडियो 6, 7, 8 इस क्रम में हम आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इतनी मेहनत करते हैं आपके। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।